बादल को गिरते देखा है। कवि नागार्जुन का यह काव्य पढ़े उससे पहले नागार्जुन के जीवन के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे। हिंदी के जनवादी कवि नागार्जुन का जन्म उनकी ननिहाल सतलखा जिला मधुबनी बिहार में ईस्वी सन 1917 में हुआ था। उनका पैतृक गांव तरोनी दरभंगा बिहार में पड़ता है। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। उनकी शिक्षा गांव की संस्कृत पाठशाला में तथा उच्च शिक्षा बनारस में हुई। नागार्जुन ने हिंदी में रतिनाथ की चाची, नई पौध, बाबा बटेश्वरनाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभीपाक, हीरक जयंती, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, पारो, गरीबदास आदि उपन्यास लिखे हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, रत्नगर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर क्या कह दिया हमने, इस गुब्बारे की छाया में आदि उनके कविता संग्रह है। इसके अतिरिक्त निबंध, कहानियाँ, संस्मरण और अन्य विद्याओं में भी उन्होंने लेखन किया है। नागार्जुन को मैथिली साहित्य अकादमी का पुरस्कार, हिंदी सेवा विशिष्ट सम्मान, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया है। तिब्बत यात्रा के क्रम में हिमालय दर्शन से प्रकृति के निर्मल निश्चल रूप को देखने से कवि के मन में सौंदर्य का जो उफान आया, उसे इस कविता में ढाला है। इसमें कहीं मानसरोवर के कमलों के ऊपर वर्षा बूंदों के गिरने के चित्र है, तो कहीं झीलों में हंसों द्वारा कमलनाभ खोजने के दृश्य है। चिर विरह के बाद चकवा चकई का मिलना और सेवालोकी हरी दरी पर प्रणय कटाक्ष करना आदि रोमानी वातावरण की सृष्टि हमारी प्रणय चेतना को मुखर करता है। तो आइए हम देखते हैं बादल को गिरते देखा है। तिब्बत यात्रा के दौरान कवि नागार्जुन ने जो प्राकृतिक दृश्य देखे वह इस काव्य में वर्णित है। देखते हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं शब्दशः काव्य। अमल धवल गिरी के शिखरों पर, अमल यानी कि स्वच्छ, बिल्कुल निर्मल, धवल यानी कि सफेद, गिरी यानी कि पर्वत के शिखरों पर, की शिखा पर, टोच पर बादल को गिरते देखा है। यहाँ पर ये जो काव्य है उसके सामने ऊपर वाला जो चित्र है, इसे आप देख रहे हैं कि एक ये जो दृश्य है वह कैलाश मानसरोवर का है। वहाँ जो सफेद पर्वत दिखाई देता है वह कैलाश पर्वत है। तो यहाँ पर जो कहा है अमल धवल गिरी के शिखरों पर, तो आप देख रहे हैं कि अमल यानी कि स्वच्छ, धवल यानी कि एकदम सफेद, स्वच्छ और सफेद गिरी के शिखरों पर, पर्वत के शिखर पर, तो ऐसे एकदम बर्फीले पहाड़ों की टोच पर बादल को गिरते देखा है। हमने बादलों को गिरते हुए देखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसे पहाड़ की चोटी पर बादल गिर के आए हुए हैं। और आगे, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। ये जो बादल है उनकी छोटी छोटी मोती जैसी बूंदे उसके शीतल तुहिन कणों को, ये जो बूंदे है वह कैसी है, तो शीतल है, मतलब ठंडी है, तुहिन यानी कि बर्फीली है। तो ऐसी मोती जैसी ठंडी और बर्फीली कणों को
मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। तो यहाँ पर जो दूसरा चित्र है नीचे वाला, उसमें आप देख रहे हैं कि कमल दिखाई देते हैं। तो ये जो कमल खिले हैं, उन कमलों पर वो जो बादल है उसके ठंडे बर्फीले कणों को हमने मानसरोवर के इन कमलों पर गिरते हुए देखा है, बादल को गिरते देखा है। और इस तरह से हमने उस प्रदेश में बादल को गिरते हुए देखा है। इन पंक्तियों में कवि जो स्वच्छ और निर्मल सफ़ेद हिमालय पहाड़ है उसकी बात करते हैं, क्योंकि वह स्वच्छ इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम लोग जा सकते हैं। तो ऐसे स्वच्छ सफ़ेद पर्वत शिखर पर बादलों को हमने गिरते देखा है। जो बादलों के मोती जैसे शीतल बर्फीले कण है उनको स्वर्णिम जो कमल पर उनकी पत्तियों पर गिरते हुए देखा है। और इस तरह से हमने ऐसे हिमालय की चोटियों पर बादल को गिरते हुए देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। यहाँ पर कवि नागार्जुन क्या बताना चाहते हैं कि तुंग हिमालय के कंधों पर, ऊंची ऊंची जो हिमालय की पहाड़ियां है, उन पहाड़ियों के ऊपर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। वहाँ पर बहुत सारी झीलें यानी कि सरोवर है। तो हिमालय पर्वत पर ऊंचाई पर बहुत सारे सरोवर भी है। उनके श्यामल नील सलील में ये जो सरोवर है, उनके श्यामल यानी कि एकदम श्याम और नील यानी कि नीले रंग के सलील में, पानी में समतल देशों से आकर, वहां पर कौन आया है तो हंस आए हैं। कहां से आए हैं तो समतल देशों से आकर, ऐसे जो सपाट जिसकी सतह यानी कि सपाटी एकदम स्ट्रेट हो, सीधी हो, ऐसे प्रदेशों से आए हुए जो हंस है। और क्यों आए हैं? पावस की उमस से आकुल। पावस यानी कि वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में जो उमस यानी कि जो गर्मी है, उस गर्मी से आकुल यानी कि व्याकुल होकर, बेचैन होकर वे हंस यहाँ पर ठंडी पाने के लिए आए हैं। और क्या करते हैं? तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है। तिक्त यानी कि तीखे, मधुर यानी कि मीठे, विष तंतु यानी कि कमल नाल के तंतुओं को खोजते हुए, ढूंढते हुए हंसों को तीरते देखा है। ऐसे हंसों को हमने उस सरोवर में तैरते हुए देखा है। तो यहाँ पर बादल को गिरते देखा है। कवि नागार्जुन बताना चाहते हैं कि वो जो हिमालय पर्वत है, उस पहाड़ की ऊंचाई पर छोटी बड़ी बहुत सारी झीलें, मतलब कि बहुत सारे सरोवर है। उन सरोवर का जो कहीं पर श्याम पानी है, कहीं पर नीले रंग का पानी है। तो उन पानी में समतल देशों से जो हंस है वह वर्षा ऋतु की गर्मी से बेचैन होकर वहाँ पर ठंडी प्राप्त करने के लिए आए हैं, या तो शीतलता प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। वे हंस वहाँ पर क्या कर रहे हैं तो तीखे और मीठे कमलनाथ के तंतुओं को ढूंढते हुए सरोवरों में तैर रहे हैं। और ऐसे हंसों को वहाँ पर हमने उन सरोवरों में तैरते देखा है, बादल को गिरते हुए देखा है। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। यहाँ पर कवि नागार्जुन क्या बताना चाहते हैं कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था। जैसे कि वसंत ऋतु
का जो सवेरा होता है, सुबह होती है, प्रभात होता है, बिल्कुल वैसा ही प्रभात उस वक्त का था। मंद बंद था अनिल बहरा, मंद मंद यानी कि धीरे धीरे से पवन, अनिल यानी कि पवन बह रहा था। बालारुण की मृदु किरणें थी, बालारुण यानी कि बाल सूर्य। तो सुबह में जो सूर्य होता है उसको हम बाल सूर्य कहते हैं। तो ऐसे सुबह के बाल सूर्य की मृदु किरणें, कोमल किरणें उस पहाड़ों पर पड़ रही थी। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे और उस सुबह में हमने देखा तो आसपास जो बर्फीले पहाड़ थे उसकी जो चोटियां थी वह कैसी हो गई थी, स्वर्णिम हो गई थी, सुनहरे रंग की हो गई थी। तो अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। आप अपनी इस स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो दृश्य है हिमालय पहाड़ का दृश्य है और उस पर बर्फ बिखरा हुआ है और सुबह में जो सूर्य की किरणें उस पहाड़ की चोटियों पर पड़ रही है तो वह एकदम कैसा लगता है, सुनहरा लगता है, स्वर्णिम लगता है। तो बिल्कुल वैसा ही दृश्य कवि ने यहाँ पर हमारे सामने वर्णित किया है। एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सेवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो यहाँ पर कवि नागार्जुन क्या बताना चाहते हैं, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती है, निशा काल के ऐसे चिर अभिशापित बेबस लाचार चकवा चकई। तो ये जो आप दृश्य देख रहे हैं यहाँ पर पहला जो दृश्य है उसमें दो पंखियों का जोड़ा है, नर और मादा, चकवा चकई चक्रवाक पक्षी का जोड़ा है। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह रात को कभी भी एक साथ नहीं रहते क्योंकि उनको शाप कुदरत का दिया हुआ है। वे सुबह एक हो जाते हैं और शाम जैसे ही होती है दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो वो बात यहाँ पर कवि नागार्जुन बताते हैं कि एक दूसरे से विरहित हो, एक दूसरे से अलग होकर, विरहित होकर, अलग अलग रहकर जिनको अब क्या करना है, रात बितानी है। ये जो पूरी रात है उनको अलग अलग, दोनों पक्षियों को, नर और मादा दोनों को अलग अलग रहकर बितानी है क्योंकि वह निशा काल के चिर अभिशापित है। रात्रि के समय उनको जुदा होने का शाप मिला हुआ है लंबे अरसे से। तो ऐसे बेबस यानी कि लाचार चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। अब ऐसे पूरी रात ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते तो बेबस है, लाचार है और इसलिए क्या कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो उनका क्रंदन अब बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि अब तो सुबह हो गई है। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सेवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। फिर क्या होता है कि ये जो महान सरोवर है, मानसरोवर, उसके किनारे पर सेवालों की हरी दरी पर, सेवाल गुजराती में लील कहते हैं हम, शिवाड़, तो उसकी हरी दरी पर, हरी यानी कि हरियाली, दरी यानी कि चद्दर पर, तो किनारों पर ऐसे सेवाल छाई हुई होती है जैसे कि हरी चादर बिछाई हुई हो। ऐसी चद्दर पर ये चकवा और चकई का जो जोड़ा है, उन जोड़ों के बीच प्रणय कलह छिड़ते देखा है।
प्रेम रूपी कलह यानी कि झगड़ा छिड़ते हुए देखा है, बादल को गिरते देखा है। और ऐसे माहौल में हमने बादल को गिरे हुए देखा है। तो यहाँ पर दो ऐसे पक्षी की बात करते हैं जो रात को अलग हो जाते हैं और फिर सुबह दोनों एक साथ देखे जाते हैं। तो ऐसे पक्षियों का जो प्रेम, ऐसी विरह और श्रृंगार दोनों की जो बात है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ये जो पूरा काव्य है हमने देखा पहले से लेकर अंत तक, तो उसमें नागार्जुन कैलाश मानसरोवर देखने गए हैं और वहाँ का जो नयन रम्य दृश्य है, अलौकिक, जो कभी देखा ना हो, और दृश्य भी ऐसा कि जो हर पल अपना रंग बदल रहा है, ऐसे दृश्य का यहाँ पर एकदम सटीक वर्णन किया हुआ है जो हम अनुभव कर सकते हैं। अब हम स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उनके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, कवि ने अमल धवलगिरी के शिखरों पर किसको गिरते देखा है? तो यहाँ पर कवि ने अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। कवि ने छोटे छोटे मोती जैसे कणों को मानसरोवर में कहाँ पर गिरते देखा है? छोटे छोटे मोती जैसे बर्फीले कणों को मानसरोवर में कहाँ पर गिरते देखा है? तो स्वर्ण कमलों पर गिरते देखा है। जब बादल को गिरते देखा तब किस ऋतु का प्रभाव था? जब बादल को गिरते देखा प्रभाव किसका था? तो प्रभाव वसंत ऋतु का था। कवि ने मानसरोवर के श्याम नील सलील में किसको तैरते देखा है? कवि ने मानसरोवर के श्याम नील सलील में किसको तैरते देखा है? तो यहाँ पर हंसों को तैरते हुए देखा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता किस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है? ये जो बादल को गिरते देखा है, यह प्रस्तुत कविता किस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है? तो ये जो काव्य है वह प्रकृति के सौंदर्य वर्णन की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक सौंदर्य वर्णन की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। इस कविता का रचना काल क्या है? इस कविता का रचना काल क्या है? तो ये जो कविता है उसका रचना काल पावस ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु है। तीसरा प्रश्न, कवि ने कमल को किस रंग का बताया है? कवि ने कमल को किस रंग का बताया है? सुनहरे रंग का बताया है। कवि ने कमल को सुनहरे रंग का बताया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने किसका परिवेश प्रस्तुत किया है? प्रस्तुत कविता में कवि ने हिमालय के मानसरोवर और कैलाश पर्वत के शिखरों का परिवेश प्रस्तुत किया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में दीजिए। पहला प्रश्न, कविता के प्रथम चरण में क्या दृश्य है? तो यहाँ पर कविता के प्रथम चरण में एकदम स्वच्छ सफेद बर्फ से आच्छादित ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर है और उन शिखरों पर घिरकर आए हुए बादल और नीचे मानसरोवर झील में जो
खिले हुए सुनहरे कमल है, उस पर उन बादलों से पड़ती हुई छोटी मोती जैसी बर्फीले कण हैं, उसका बढ़िया वर्णन है। दूसरा प्रश्न, हंस किससे उबकर शीतलता प्राप्त करने हिमालय पर आते हैं? तो हंस पावस यानी कि वर्षा ऋतु की उमस यानी कि गर्मी से व्यथित होकर, बेचैन होकर उससे शीतलता प्राप्त करने के लिए हिमालय की जो झीलें हैं वहाँ पर आते हैं। तीसरा प्रश्न, बासंती सुबह में सरोवर के किनारे शेवालों की हरी दरी पर किसके प्रणय कलह का दृश्य है? तो बासंती सुबह में सरोवर के किनारे शेवालों की हरी दरी पर चकवा चकई मतलब चक्रवा पक्षी का जो नर और मादा का जो जोड़ा है उसके प्रणय कलह का दृश्य देखने को मिलता है। चौथा प्रश्न, कवि ने किरणों और शिखर को कैसा बताया है? तो यहाँ पर कवि ने सुबह का वर्णन किया है और बाल सूर्य की जो सुबह की किरणें होती है वह मृदु किरणें होती है, यानी कि किरणों को मृदु कोमल बताया है। और वह किरणें जब बर्फीले पहाड़ पर पड़ती है तो बर्फीले पहाड़ की जो चोटियाँ है वह सुनहरी हो जाती है, स्वर्णिम रंग की हो जाती है। तो जो शिखर है उनको सुनहले यानी कि स्वर्णिम बताया है। इसके बाद यहाँ पर जो 5-6 पंक्तियों में उत्तर आपको देने हैं वह आपको खुद तैयार करने हैं। काव्य को पढ़ना है, सीखना है और फिर आपको ये स्वाध्याय लिखना है। आशा रखता हूँ आपको यह काव्य पढ़ने का बहुत आनंद आया होगा। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।